कांग्रेस की प्रवक्ता भावना जैन हमारे साथ बनी हुई है। भावना जी, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से 2024 की तैयारियां कर रही हैं और कल हमने देखा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कई अहम बदलाव किए गए और उसमें जो हमने देखा यूपी में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधने में जुटे हैं, बीजेपी यादवों और जाट को साधने में जुटी हुई है। आपने बड़ा बदलाव कर दिया यूपी की रणनीति को लेकर। प्रियंका गांधी को हटाकर आपने अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बना दिया, क्या बड़ी वजह रही? जी, अविनाश पांडे जी संगठन के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और संगठन एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और संगठन साधने में उनको बहुत महारत हासिल है। झारखंड के प्रभारी थे, उससे अलग अलग प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, राजस्थान के भी प्रभारी रहे जब सरकार बनी थी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अविनाश पांडे जी को प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने एक सशक्त नेतृत्व वहां पर यूपी में दिया है और प्रियंका जी को बड़ी जिम्मेदारी आगे उनको कैंपेन की, वो एक राज्य तक सीमित ना रहकर उनको अलग अलग राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इसीलिए अविनाश पांडे जी केवल उत्तर प्रदेश पर फोकस करेंगे, इसीलिए अविनाश पांडे जी को वहां लाया गया है। और लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी जब विधानसभा चुनावों में आई थी और यूपी जीतने चली थी, अब क्या ये डाउट तो मन में होता है ना कि क्या अब कांग्रेस जो है यूपी को भूलती जा रही, जिस तरह से राहुल गांधी की अमेठी में हार हुई थी उसके बाद क्या कांग्रेस थोड़ा सा साइडलाइन हो रही है यूपी की पॉलिटिक्स से? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, अजय राय जी के नेतृत्व में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, यात्रा चल रही है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस को वापस से खड़ा करने के लिए अजय राय को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो सबसे पहले अखिलेश यादव से लड़ते हुए नजर आए, दोनों में तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। वो देखिए, हमें अपने पार्टी का आधार बढ़ाने का पूरा हक है और पूरा बढ़ाएंगे, इसीलिए अजय राय जी को हाथ में कमान दी गई है। उनकी किसी मुद्दे पर अगर अखिलेश जी से विवाद होता है तो वो भी बस राजनीति में जायज है और बिल्कुल सही है कि जो अपना हर पार्टी का अपना जो नजरिया होता है उसे रखने का पूरा हक होता है उनको। ठीक है भावना जी, हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बहुत पीछे चल रही है, क्योंकि कांग्रेस में कंफ्यूजन हमें साफ तौर से नजर आ रहा है। कांग्रेस जो हमेशा कहती थी कि जात पर ना पात पर वोट लगेगी हाथ पर, वो जातवाद की पॉलिटिक्स नहीं करते थे। धर्म को लेकर कांग्रेस ने कभी इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व हो या फिर ओबीसी कार्ड हो, उसे खेलने पर मजबूर किया है कांग्रेस को। तो कंफ्यूजन बना हुआ है क्या कांग्रेस में अभी भी पॉलिसी मेकिंग को लेकर या आइडियोलॉजी को लेकर? रवि जी, ऐसा कतई नहीं है और जो आप ये कह रहे हैं इससे तो दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी कभी भी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा मंच रही है जहां पर हर जाति हर धर्म के लोग बहुत ही कंफर्टेबल, उनको एक मौका मिला है, जगह मिली है, स्थान मिला है। और कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के लिए, सिर्फ एक वर्ग देखा है कि हर वर्ग के लिए काम किया है, आम आदमी के लिए काम किया है, गरीब जनता के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा, ये जो आपने स्लोगन बोला, ये हमेशा कांग्रेस पार्टी का रहा है कि न जात पर न बात पर हाथ पर बटन। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं, राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं हर राज्य में जाति जनगणना होगी? जब भी कुछ भी उनसे सवाल पूछा जाता है, आपकी हार क्यों हुई एमपी और छत्तीसगढ़ में, तो कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है। वो जाति को बार बार ला रहे हैं। ये जाति जनगणना क्यों आया है मुद्दा? क्योंकि ये देखने को आ रहा है कि देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कौन? जनगणना बहुत जरूरी हो गई है कि ये जनगणना तो हो, नंबर्स तो आए, ये तो पता चले कि किसकी कितनी संख्या है, उसके हिसाब से फिर उनकी हिस्सेदारी तय हो। ये बात एक सामाजिक न्याय की बात है। जो कांग्रेस हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती रही है, वही सामाजिक न्याय इस ये जो भावना जी, जातीय जनगणना की बात होती है, भावना जी, मैं बात करना चाहूंगी, सिद्धार्थ जी ने कहा, भावना जी, यही कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश में जनगणना हो रही थी पूरे देश की, तो उन्होंने मना कर दिया कि जाति जनगणना नहीं होगी। और आज राहुल गांधी की कांग्रेस है जो कह रही है कि जनगणना होनी चाहिए तो जाति के आधार पे होनी चाहिए। तो वो डिफरेंस तो नजर आ रहा है ना कांग्रेस की आइडियोलॉजी में। देखिए, ये आइडियोलॉजी में डिफरेंस नहीं है, प्रायोरिटी में डिफरेंस है। प्रायोरिटी अभी उसको बनाया गया है
आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई है। सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस हमेशा करती रही है, पर जातीय जनगणना को प्रायोरिटी पे लाना, आगे लाना, ताकि जो इतने सालों में हिस्सेदारी तय नहीं हुई, इस वजह से उन लोगों को ठीक है, मैं जवाब लेता हूं सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, आप क्योंकि मैंने कहा कि स्ट्रेटेजी बीजेपी की है कि मंच पर हमारी चार ही जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा, लेकिन मंच के पीछे बैठकों में आप जाति पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो अगर आपको जातियों का इतना ही ध्यान है, ओबीसी का इतना ही ध्यान है, तो आप भी जाति जनगणना करा दीजिए। आपकी तो केंद्र में सरकार है, और मुद्दा ही खत्म कर दीजिए विपक्ष का। सबसे पहले तो मैं भावना जी का धन्यवाद करता हूं। भावना जी ने आज कांग्रेस पार्टी की ओर से औपचारिक रूप से कहा कि प्रायोरिटी का विषय है। मैंने 60 साल तक प्रायोरिटी नहीं था पिछड़ा, 60 साल तक पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया गया, जातीय जनगणना बंद करी गई, और आज वो प्रायोरिटी लग पा रही है क्योंकि समझ में आ गया कि हमारे इतने कुकर्म रहे, हमारा ऐसा कुशासन रहा कि अब जनता को कुछ ना कुछ तो नया देना पड़ेगा, प्रायोरिटी हमें बदलनी पड़ेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। और इसलिए आज ये नया डमडमा पकड़ के लाए हैं राहुल जी, और नई नई बात सीख के आए हैं कि कुछ ओबीसी 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 कर लेते हैं। इतने वर्ष से तो कोई था ही नहीं, प्रायोरिटी कभी थी ही नहीं। इसीलिए तो मैं कई बार विचार करता था, जब भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन करके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन को जब संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाई, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध क्यों किया? और यहां बैठे समाजवादी पार्टी उन्होंने भी विरोध किया, यहां बैठी आरएलडी उन्होंने भी विरोध किया। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं रवि जी, आपके शो में एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठा है, 3 प्रवक्ता आपने दूसरी ओर से बैठा रखे हैं। समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं लोकसभा में, आरएलडी के 0 सांसद हैं लोकसभा में, और कांग्रेस पार्टी के तो कितने बच गए हैं वो देश पूरा जानता है। और उसके बावजूद हम सबकी बात सुन रहे हैं। अभी आपके टीवी स्क्रीन पर और जगह भी होती तो शायद आप और इंडिया अलायंस से बैठा लेते, पर एक अकेला सब पे भारी जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए भी वो चीज आ जाती है कि हम भी कह पाए कि आप कितनों को भी बैठा लें, हम उनका जवाब दे पाएंगे। अब आपने बात पूछी, ठीक है, आपने बात पूछी, जल्दी से इंद्रजीत जी रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं 10-10 सेकंड दूंगा। ये सिद्धार्थ जी ने बहुत लंबे लंबे दावे करे हैं। अभी आपकी डिबेट में बहुत अच्छी चर्चा हुई है कि विपक्ष को सत्ता बेशक बीजेपी ने बना लिया है, वोट किसको ज्यादा मिला है इसकी भी चर्चा हुई है। इसकी भी चर्चा हुई है कि जातिगत बात नहीं होगी। अभी राणा जी कह रहे थे मुद्दों पर चुनाव होगा। मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं, ये किसान जिसका कि गन्ने का पेराई का क्षेत्र कार्यक्रम चालू हो गया है, आज तक गन्ना का रेट घोषित नहीं हुआ है कि मेरे किसान को गन्ने की पेमेंट क्या मिलेगी। एमएसपी के बिल के ऊपर इन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म करा था। अब के हर गांव के अंदर इनसे जवाब लिया जाएगा कि आपकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। वाकई मुद्दों पर चुनाव होगा। मेरे पास आज इतना ही समय था। अभी हमें चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा, और अब देखना यह है क्योंकि देश के सियासी पार्टियों ने तय कर दिया है कि मुद्दे क्या होंगे लोकसभा चुनाव में।